Hello and welcome to We Learn Virtual Learning Network. Today's session number 1, part 2, life skills and introduction. In this, we are going to cover life skills, targeting life skill model, significance of life skills. In the part 1 of this session, we were discussing about life skills. लाइफ स्किल्स क्या होते हैं, कौन से ऐसे ट्रेट्स होते हैं जो हमें लाइफ स्किल्स के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, किस तरीके से हम कोप कर सकते हैं स्ट्रेस के साथ, किस तरीके से कोप कर सकते हैं टेंशन्स के साथ, क्रिटिकल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग और एडवेंचरस रिस्क टेकिंग, ये किस तरीके की चीज़ें हैं, ये सब मैंने आपको समझाया इन पार्ट 1 ऑफ दिस सेशन. नाउ वील डिस्कस दीज ट्रेट्स इन डिटेल नाउ. कि सबसे पहले जब मैंने बात की, ये सब चीज़ें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं. अगर हम लाइफ स्किल सीखना चाहते हैं, एक एबिलिटी है जिससे हमारा बिहेवियर चेंज होता है, डेवलप होता है, बिहेवियर डेवलपमेंट अप्रोच है. WHO कहती है कि पॉजिटिव अप्रोच आती है ज़िंदगी में जीने की, और यूथ को हम इनफैक्ट इसमें टारगेट कर सकते हैं जिससे कि उनकी मेंटल एबिलिटीज़ को और बढ़ाया जा सके, ज़िंदगी जीने का उनको नज़रिया सिखाया जा सके, इनफैक्ट एक बेटर वेल ग्रूम पर्सनालिटी डेवलप की जा सके. अब जैसा मैंने आपको पिछली पार्ट 1 में बताया था कि डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, इसमें कि डिसीजन हम कैसे लेते हैं. मान लीजिए आपके साथ कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, उस टाइम पे आप उसे ऑप्टिमिस्टिक होते हैं या पेसिमिस्टिक हो जाते हैं, यानी कि आप पॉजिटिव साइड ऑफ थिंग्स को देखते हैं और उसमें सही तरीके से डिसीजन ले पाते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, या बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं और कोई भी डिसीजन आप ठीक से नहीं ले पाते हैं. जहाँ पर आप काम ठीक कर सकते थे, आप वो भी नहीं कर पाए क्योंकि बिकॉज यू आर नॉट एबल टू कोप विद द स्ट्रेस एंड टेंशन, और इसी वजह से आप गलत डिसीजन ले लिया आपने. तो यहाँ हम यही सीखेंगे कि एक्चुअली व्हाट इज़ डिसीजन मेकिंग, क्या होता है डिसीजन मेकिंग. दीज आर द एबिलिटीज़ टू असेस अवेलेबल ऑप्शंस. जो भी हमारे पास ऑप्शंस हैं, अगर एक कोई प्रॉब्लम आई हुई है, आपको स्ट्रेस है या टेंशन है, बहुत सारा वर्कलोड है और आपको वहीं ऑफिस से जल्दी भी जाना है, तो आपके पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं. आप, ये एक एबिलिटी है, डिसीजन मेकिंग इज़ एन एबिलिटी जिससे कि आप अपने सारे ऑप्शंस इस टाइम पे जो अवेलेबल हैं, इस टास्क को या इस टेंशन को, स्ट्रेस को ओवरकम करने के लिए, या जो भी आपके पास प्रॉब्लम्स हैं उसको करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए, टास्क को कंप्लीट करने के लिए, ये एक एबिलिटी है जिससे कि आप अपने सारे ऑप्शंस को असेस करते हैं कि मेरे पास ये ऑप्शन है, ये प्रॉब्लम है, तो ये ऑप्शन, इसके 4 ऑप्शंस ये हो सकते हैं जिस तरीके से मैं इस काम को पूरा कर सकता हूँ. तो यहाँ से शुरू होता है ये डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस कि पहले तो आप उन्हें असेस करेंगे जो भी आपके पास ऑप्शंस हैं. नेक्स्ट, टू फोरसी द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफरेंट डिसीजंस. अब आपने सारे डिसीजंस तो सोच लिए, आपने ऑप्शंस तो सोच लिए कि अगर जल्दी जाना है तो मैं अपना काम जल्दी फिनिश कर सकता हूँ या कल कर सकता हूँ, या हाफ टाइम में जाकर थोड़ा सा जल्दी वापस आ सकता हूँ. अलग अलग ऑप्शंस आपने सोच लिए हैं, लेकिन ऑप्शन सोचने के बाद नेक्स्ट थिंग इज़ आप उसको फोरसी करें. फोरसी मीन्स अगर मैं ये ऑप्शन अपनाता हूँ तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसीज हो सकते हैं. तो है, यू हैव टू फोरसी द कॉन्सिक्वेंसीज ऑफ डिफरेंट डिसीजंस. जो भी आप डिसीजंस ले रहे हैं, जो भी एक्शंस हैं या नॉन एक्शंस हैं, उस समय पे अगर आप वो डिसीजन लेते हैं तो वहाँ पर आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसीज हो सकते हैं. अगर मान लीजिए आप कह रहे हैं कि मैं आज जल्दी चला जाता हूँ और कल आके कर लूँगा, तो वहाँ पर हो सकता है कि आपके लिए जॉब में प्रॉब्लम आ जाए, या आपको कल डांट पड़े, या आपने टास्क नहीं पूरा किया, इससे आपके सेल्फ जो आपका है उसे काफ़ी हर्ट होगा, या किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम आ सकती है. तो आपको उस समय पे उसके कॉन्सिक्वेंसेस सोचने हैं कि इसका क्या रिजल्ट हो सकता है अगर मैं ये एक्शन लेता हूँ. नो डिसीजन इज़ ऑल्सो अ डिसीजन. कोई डिसीजन ना लेना भी एक डिसीजन ही होता है, यानी कि आप इस समय पे कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं तो वो भी एक डिसीजन है कि जान पूछ के आपने डिसीजन लिया कि मैं इस समय पे कोई भी डिसीजन नहीं लेता हूँ, वो भी एक तरीके का डिसीजन ही है. ये आपके अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आपको कब नो डिसीजन लेना है और कौन सा एक्शन, कौन सा नॉन एक्शन लेना है, और वो सिचुएशन पे बेस्ट सूट भी करेगा. ये आप कैसे ले सकते हैं, पहले तो आप सारे अवेलेबल ऑप्शंस को असेस करेंगे और फिर उनके फोर्स करेंगे कॉन्सिक्वेंसीज ऑफ डिफरेंट डिसीजंस. नाउ मेजर लाइफ डिसीजंस, इनकी हम बात करें तो मेजर लाइफ डिसीजंस में यही आते हैं. फर्स्ट इज़ गोल, यानी कि आप ज़िंदगी में करना क्या चाहते हैं. सबसे पहली बात तो हमारी लाइफ में आती यही है कि हमारा अल्टीमेट एम क्या है, अल्टीमेट मोटिव क्या है.
उसे आप डेवलप कैसे करेंगे, प्रायोरिटीज़ क्या हैं, अटेन कैसे कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा डिसीजन तो हमारा यही रहता है लाइफ का। इसके बाद बहुत सारे छोटे छोटे डिसीजंस हमारी लाइफ में आते हैं, बट जो अल्टीमेट हमारा लाइफ डिसीजन है वो गोल ही है। वहाँ पर वी लर्न हाउ टू डेवलप, प्रायोरिटाइज एंड अटेन दैट पर्टिकुलर गोल। सबसे पहले इसके लिए हम अपने लाइफ डिसीजन मेकिंग का हम प्रोसेस सोचते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर आप अपने गोल का सोच रहे हैं, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं या पायलट बनना चाहते हैं, आपके पास गोल्स हैं, ऑप्शंस 4 हैं। उसके बाद आप उनकी कॉन्सिक्वेंसीज सोच सकते हैं कि अगर मैं डॉक्टर बन जाता हूँ तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसीज हो सकते हैं, क्या एक्शन स्टेप्स हो सकते हैं। अगर मैं टीचर बन जाता हूँ तो उसके क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। इस तरीके से आप कॉन्सिक्वेंसीज को सबके सोच कर और आपको जो बेस्ट डिसीजन लगता है उस केस में आप वो डिसीजन ले सकते हैं। यहाँ पे आपको अपनी प्रायोरिटीज़ देखनी है कि कैसे आप उसे अटेन कर पाएंगे। अगर प्रायोरिटी है आपकी कि आप लोगों को हेल्प करना चाहते हैं तो उस केस में आप डॉक्टर बन सकते हैं। और अगर आपकी प्रायोरिटी है कि आप लोगों को एजुकेट करना चाहते हैं, आपकी ऐसा सेल्फ अटेनमेंट भी तो होता है ना, सेल्फ आपका खुद का रियलाइजेशन, सेल्फ अवेयरनेस की जब हमने बात की थी कि खुद के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। उस केस में ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। उसके अकॉर्डिंगली ही हम डिफरेंट डिसीजंस को असेस करते हैं, डिफरेंट चॉइसेस को असेस करते हैं और फिर उनके कॉन्सिक्वेंसीज को सोचते हुए उस पर्टिकुलर डिसीजन को लेते हैं। नेक्स्ट, चॉइस। अब हमारी डिफरेंट चॉइसेस होती हैं। लाइफस्टाइल, हमारा मॉडर्न लाइफस्टाइल पसंद है या बहुत ही काम रिलैक्स, बहुत ही ऐसा नहीं कि जहाँ शोर शराबा हो, किस तरीके का लाइफस्टाइल, स्टडी कहाँ तक करना चाहते हैं, हायर एजुकेशन या नहीं पढ़ना चाहते हैं, फूड हैबिट्स, हॉबीज़, इन सबको लेके हमारे डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस लाइफ में चलते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइफस्टाइल हमारे प्रोसेसेस होते हैं। डिसीजन मेकिंग यहाँ पर हमें अलग अलग ऑप्शंस पहले सोच लेने ज़रूरी हैं, हॉबीज़ के बारे में, फूड हैबिट्स के बारे में कि क्या क्या हमें, चाइनीज़ पसंद है, कॉन्टिनेंटल पसंद है, इंडियन पसंद है। उनमें से फिर आप उनकी कॉन्सिक्वेंसेस सोच कर कि मुझे क्या ज़्यादा अच्छा लगता है और मुझे क्या पसंद होना चाहिए, क्या सही रहेगा, उनको अकॉर्डिंगली आपने माइंड में अपने कॉन्सिक्वेंसेस को सोचते हुए सही डिसीजन लेना है। कोप कैसे कर सकते हैं आप इन सब चीज़ों से, स्ट्रेस से, अल्कोहल जैसी प्रॉब्लम है अगर, ड्रग्स, एसटीडी, एड्स, इन सब चीज़ों की प्रॉब्लम्स को आप किस तरीके से कोप कर सकते हैं। करियर की बात करें तो चॉइस ऑफ ट्रांस प्रोफेशन, फर्दर स्टडी, तो आप क्या करियर अपनाना चाहते हैं, वहाँ पर आप ये सोच सकते हैं। वहाँ करियर की बात जब आती है तो हम ये डिफरेंट डिसीजंस, जैसे मैंने बोला कि आपको गोल्स हमारे क्या हैं, वहाँ पे आप करियर के बारे में भी सोच सकते हैं कि आप क्या प्रोफेशन अपनाना चाहते हैं और कितना आगे पढ़ना चाहते हैं, कहाँ पढ़ना चाहते हैं, और डिफरेंट आप अपने असेस कर सकते हैं ऑप्शंस को, एंड देन कॉन्सिक्वेंसीज के बारे में सोचते हुए आप परफेक्ट डिसीजन ले सकते हैं। रिस्पॉन्सिबल डिसीजन मेकिंग कौन सा होता है? अब चीज़ों को तो आपने असेस कर लिया, सारे ऑप्शंस को असेस कर लिया, आफ्टर दैट रिस्पॉन्सिबल डिसीजन मेकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेकिंग डिसीजन आफ्टर एग्जामिनिंग द चॉइसेस एंड कॉन्सिक्वेंसेज इन व्यू ऑफ वंस वैल्यूज एंड गोल्स इज रिस्पॉन्सिबल डिसीजन मेकिंग। जैसा मैंने आपको समझाया कि जो भी हम डिसीजन ले रहे हैं, मेकिंग डिसीजन आफ्टर एग्जामिनिंग द चॉइसेस, जो भी हमारे पास चॉइसेस हैं उनको असेस करने के बाद, एग्जामिन करने के बाद, हम कॉन्सिक्वेंसीज को सोचते हुए, ध्यान में रखते हुए, अपनी वैल्यूज़ को, अपने गोल्स को ध्यान में रखते हुए कि हमें क्या वैल्यूज़ अपनानी चाहिए, हमें क्या गोल्स अपनाने चाहिए, इनको ध्यान में रखते हुए हम जो डिसीजन लेते हैं उसे हम रिस्पॉन्सिबल डिसीजन मेकिंग कहते हैं। तो हमें कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में या बिना सोचे समझे, बिना कॉन्सिक्वेंसीज को देखे, बिना चॉइसेस को एग्जामिन करे नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो हमेशा डिसीजन हमारा रॉन्ग ही प्रूव होगा। इसीलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है डिसीजन मेकिंग, जो जिससे कि हम अपनी पर्सनालिटी को, अपने बिहेवियर को डेवलप कर सकते हैं धीरे धीरे और एक वेल ग्रूम पर्सनालिटी अपना सकते हैं। और आपको जैसा मैंने बताया कि वेल डेवलप पर्सनालिटी एंड वेल डेवलप पीपल आर ऑलवेज हाईली वैल्यूड इन सोशल सर्कल्स एंड कॉर्पोरेट वर्ल्ड। तो इसीलिए इस तरीके की रिस्पॉन्सिबल डिसीजन मेकिंग जैसे एबिलिटीज़ हमारे अंदर ज़रूर होनी चाहिए। कुछ स्टेप्स हैं रिस्पॉन्सिबल डिसीजन मेकिंग के कि आप कैसे कर सकते हैं इनको पूरा। रिस्पॉन्सिबल डिसीजन मेकिंग बहुत मुश्किल अगर आपको लग रहा है तो आप ये स्टेप्स के थ्रू एक
रिस्पॉन्सिबल डिसीजन मेकिंग पर आ सकते हैं. फर्स्ट इज आइडेंटिफाई और डिफाइन द प्रॉब्लम. आइडेंटिफाई करिए और डिफाइन करिए प्रॉब्लम, कि क्या मुझे प्रॉब्लम है, और उस चीज़ को पूरा डिफाइन करने के बाद, उसे पूरा असेस करने के बाद, अलग अलग प्रॉब्लम्स को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान कर. देन यू कंसीडर द कॉन्सिक्वेंसीज और आउटकम्स. जो भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं उसके अकॉर्डिंगली आप उनको कॉन्सिक्वेंसीज, उनके आउटकम्स, रिजल्ट्स को कंसिडर करिए कि अगर ये मेरे पास ऑप्शन है, ये प्रॉब्लम है, इसका ये ऑप्शन, ये सोल्यूशन है, तो इसका लेकिन कॉन्सिक्वेंस क्या होगा. अगर मैं ये सोल्यूशन अपना लेता हूँ तो इसका क्या रिजल्ट होगा, क्या आउटकम होगा, वो भी सोचना बहुत ज़रूरी है. उसके बाद आप अपनी फैमिली और पर्सनल वैल्यूज़ को भी कंसिडर करिए कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं. पहले आपको अपनी फैमिली को समझाना. ठीक है, अगर आप मान लीजिए आपका है कि डॉक्टर बनना है, आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मेरा अल्टीमेट. आप कॉन्सिक्वेंसीज भी सोच रहे हैं कि चलो ठीक है, इसका आउटकम ये होगा कि मैं एक बहुत बड़ा फाइनेंशियली, आप फाइनेंस की आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो वो आप कर लेंगे कहीं ना कहीं से मैनेज, और इसका आउटकम ये होगा कि आप बहुत सक्सेसफुल डॉक्टर भी बन जाएंगे. फैमिली और पर्सनल वैल्यूज़ जो हैं उनको भी देखना ज़रूरी है कि आपकी अपनी फैमिली किस चीज़ को वैल्यू करती है. हो सकता है वो आपको बोल रहे हो कि इंजीनियर बनिए, या कोई आपकी पर्सनल, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, आपका अपना इनर बीइंग क्या बोलता है, इनर कॉन्शियस क्या कहती है, फैमिली वैल्यूज़ क्या कहती हैं. इन सब को सोचते हुए आपको डिसीजन लेना. ये नहीं कि सिर्फ आपने ये देख लिया कि आउटकम क्या है, ओके देन आई विल टेक दिस डिसीजन. नो, यू नीड टू कंसिडर फैमिली एंड पर्सनल वैल्यूज़ ऑल्सो. और आप एक से ज़्यादा ऑल्टरनेटिव भी चूज़ कर सकते हैं, एंड देन यू कैन इम्प्लीमेंट द डिसीजन. एक से ज़्यादा ऑल्टरनेटिव चूज़ करने के बाद आप उसमें डिसीजन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि डिसीजन इम्प्लीमेंट करने के बाद आप उसे वापस नहीं ले सकते. तो इसीलिए पहले यही चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आप एक रिस्पॉन्सिबल डिसीजन मेकिंग जब ले रहे हैं तो ये सारे स्टेप्स अपनाएं, ताकि आप हर बारी एक करेक्ट और रिस्पॉन्सिबल डिसीजन पे ही आएँ. और इस तरीके से आप अपने आप को एक वेल ग्रूम पर्सनालिटी साबित कर सकते हैं. और ऐसे यही नहीं कि पीपल जो हैं वो भी इंटरेस्टेड रहते हैं आपके साथ, क्योंकि आप एक बहुत ही समझदार इंसान हैं. और पर्सनालिटी की बात करें और इन सब चीज़ों की बात करें, लाइफ स्किल्स की बात करें, तो दे ऑलवेज हेल्प अस टू, दे प्ले अ की रोल इन आवर फ्यूचर एंड करियर सक्सेस. तो इसलिए इन सब चीज़ों को पहचानना बहुत ज़रूरी है. नाउ अबाउट क्रिएटिव थिंकिंग. क्रिएटिव थिंकिंग की जहाँ हम बात कर रहे थे, तो हमारी थिंकिंग कैसी होनी चाहिए. यहाँ तो हमने डिसीजन मेकिंग की बात की कि कोई भी ऑप्शन अवेलेबल हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा ऑप्शन हमारे लिए बेस्ट है. उसके लिए हमने अलग अलग स्टेप्स देखे और सोचा कि किस तरीके से हम बेस्ट डिसीजन ले सकते हैं. नाउ वील टॉक अबाउट क्रिएटिव थिंकिंग. क्रिएटिव थिंकिंग की जहाँ हम बात कर रहे हैं, तो इट एनेबल्स अस to explore available alternatives and consequences of actions or non-actions. क्रिएटिव थिंकिंग, अगर आप, मैंने जैसा आपको बताया कि डिसीजन मेकिंग पहले आप सारे असेस कर लीजिए डिफरेंट ऑप्शंस, बट अगर आपकी क्रिएटिव थिंकिंग है ही नहीं तो आप कैसे असेस कर पाएंगे वो सारे ऑप्शंस. तो सबसे पहले आपकी क्रिएटिव थिंकिंग होनी भी तो ज़रूरी है कि अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, कोई भी पर्सनल प्रॉब्लम है आपकी कुछ, जिसे आप ओवरकम करना चाहते हैं, स्ट्रेस है कुछ, उसे ओवरकम करना चाहते हैं, तो आप पहले ये सोचेंगे कि स्ट्रेस को मैं ओवरकम कर कैसे सकता हूँ, इस वर्कलोड को पहले पूरा कर कैसे सकता हूँ. तो उसके लिए आपकी क्रिएटिव थिंकिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. वहाँ आप जो भी अवेलेबल ऑल्टरनेटिव्स हैं, जो भी अवेलेबल ऑप्शंस हैं, उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं. देन कॉन्सिक्वेंसीज के बारे में सोच सकते हैं, आउटकम्स के बारे में सोच सकते हैं कि अगर ये ऑल्टरनेटिव मैं लेता हूँ या ये यूज़ करता हूँ पर्टिकुलर ऑप्शन, तो इससे क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो जाएंगे, क्या रिजल्ट्स आ पाएंगे. आप प्रॉब्लम तो तभी सॉल्व कर पाएंगे ना, डिसीजन तो तभी ले पाएंगे जब आप क्रिएटिव थिंकिंग कर पाएंगे. क्योंकि आप सब ऑप्शंस जब तक रियलाइज़ नहीं करेंगे, जब तक एक्सप्लोर नहीं करेंगे कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कितने और ऑप्शंस हो सकते हैं, तब तक आप करेक्ट डिसीजन मेकिंग पे आ नहीं पाएंगे और प्रॉब्लम आपकी पूरी कभी हो नहीं पाएगी. तो इस तरीके से क्रिएटिव थिंकिंग की जहाँ हम बात करें तो वो बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू डिसीजन मेकिंग एंड हेल्प सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑल्सो. And it helps adolescents to respond adaptively and with flexibility to the daily life situations. तो adolescents हों या और भी लोगों के लिए ये हेल्प करता है हाउ टू रिस्पॉन्स अडेप्टिवली, मतलब कि किस तरीके से अडेप्ट कर सकते हैं आप अपनी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, किस तरीके से आप अपने आप को चेंज कर देते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. यही लाइफ स्किल है कि ये एबिलिटी आपके अंदर आ जाती है कि आप अपने आप को अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन
अकॉर्डिंग टू द जो भी नीड है सर्कमस्टांसिस की, उसके अकॉर्डिंगली आप अपने आप को अडाप्ट कर लेते हैं। डेली लाइफ सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली आप अपने आप को फ्लेक्सिबल कर लेते हैं। एक रिजिड एटमॉस्फेयर में अपने आप को या रिजिड वे में अपनी पर्सनालिटी को डेवलप नहीं करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी ले आते हैं ताकि जैसे भी सिचुएशन हो अपने आप को उस तरीके से मोल्ड कर सकें और सही समय पे सही डिसीजन ले सकें। क्रिटिकल थिंकिंग की यहाँ हम थोड़ी सी और बात कर लेते हैं, जिसमें इट्स द एबिलिटी टू एनालाइज इंफॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंसेस इन एन ऑब्जेक्टिव मैनर। हर एक जो भी आपके पास, जैसे मैंने बोला कि आपके जो भी एक्सपीरियंसेस हैं, इंफॉर्मेशन है, उनको आप ऑब्जेक्टिव मैनर में सही तरीके से एनालाइज कर लेते हैं इंफॉर्मेशन को। इट्स एन एबिलिटी टू एनालाइज इंफॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंसेस इन एन ऑब्जेक्टिव मैनर. It also helps adolescents to recognize and to assess the factors influencing attitude and behavior. ये क्रिटिकल थिंकिंग अगर आप पोजेस करते हैं, कि इस एबिलिटी को अगर अपने अंदर आप इनकलकेट कर लेते हैं, तो इससे आप रिकॉग्नाइज कर पाएंगे, असेस कर पाएंगे जो फैक्टर्स जिसकी वजह से आपका एटीट्यूड और बिहेवियर जो है इन्फ्लुएंस होता है, यानी कि फैमिली प्रेशर्स, पीयर प्रेशर्स, वैल्यूज़, फैमिली वैल्यूज़ और आपके गोल, प्रायोरिटीज़, किस वजह से आपका वो आपने एटीट्यूड कैरी किया, वो आपने बिहेवियर क्यों इस तरीके से फॉलो अप किया, क्या उसके पीछे रीजंस हैं, उन सब चीज़ों को आप जान पाते हैं और किस तरीके से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है ये सीख पाते हैं। तो क्योंकि लाइफ स्किल सीखने के बाद आप डिफरेंट जो एटीट्यूड हैं, बिहेवियर हैं, उन्हें असेस कर पाते हैं और फिर जान पाते हैं एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है और क्या उसके लिए सही आउटकम्स रहेंगे, क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहेंगे, ताकि आप करेक्ट ऑप्शन ले सकें। ये इट्स अ की टू फॉर्म राइट एटीट्यूड टूवर्ड्स लाइफ। ये की है जिससे कि आप राइट एटीट्यूड अपना सकते हैं लाइफ की तरफ। इट ऑल्सो असिस्ट इन डेवलपिंग रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। एक रिस्पॉन्सिबल डिसीजन मेकिंग का आप जब अपना लेंगे तो ऑटोमेटिकली इट विल हेल्प यू इन डेवलपिंग एन रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। और रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर अगर आप अपना लेते हैं, कर लेते हैं अपना, तो ऑटोमेटिकली आप एक गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स भी अपना पाएंगे, आप अच्छे से कैरी कर पाएंगे अपने सारे रिलेशनशिप्स को। हेल्थ, हैंड्स, माइंड, जो भी आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें हैं उनको सही तरीके से एक रिस्पॉन्सिबल डिसीजन, रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर के साथ आपको क्रिटिकल थिंकिंग जो है बहुत हेल्प करती है इन डेवलपिंग दिस रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। नाउ अबाउट इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जहाँ मैं आपसे बात कर रही इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स की। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स मीन्स आप अपने आसपास अपने कलीग्स हैं वर्क प्लेस पे, आपके फ्रेंड्स हैं या घर पर फैमिली में किस तरीके से कम्युनिकेशन करते हैं। तो एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होना भी ज़रूरी है। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन मीन्स वही बात जिस इंटेंशन से आपने वो बात कही, उसी इंटेंशन से अगर रिसीवर उसे नहीं लेता तो दैट मीन्स कम्युनिकेशन फेल्स। आप अपनी बात, आप अपनी ही लाइफ में एक्सपीरियंस को देख सकते हैं कि आप जब भी अपनी बात किसी को बताते हैं, शेयर करते हैं कुछ भी आइडियाज़, फीलिंग्स, इमोशंस, साइन, सिंबल, जो भी आप कहना चाहते हैं, वो सामने वाले जो रिसीवर है, लिसनर है, वो आपकी बात को ठीक से परसीव करता है या नहीं करता है। यानी कि जिस इंटेंशन से आपने बताया उसे, उसी इंटेंशन से उस बात को उसने परसीव किया नहीं किया, मैसेज को उसने सही तरीके से लिया या नहीं लिया। इससे ही आपको पता चल जाएगा कि हाउ इफ़ेक्टिव यू आर इन योर कम्युनिकेशन। अगर तो आप अपनी बात को ठीक से प्रेजेंट करने पे के लिए यू हैव दैट एबिलिटी, तो दैट मीन्स यू आर एन इफ़ेक्टिव कम्युनिकेटर। वहीं अगर आप नहीं कर पाते अपनी बात को ठीक से प्रेजेंट, और दैट मीन्स यू नीड मच मोर डेवलप्ड स्किल्स। इसके लिए भी आपको इस काफ़ी स्किल्स पोजेस करने पड़ेंगे, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ताकि आप इफ़ेक्टिव कम्युनिकेटर बन सकें। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन की जहाँ मैं बात कर रही हूँ, टू एक्सप्रेस आवर सेल्फ, यानी कि सिर्फ वर्ड से ही नहीं, बल्कि अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, अपने आइडियाज़, अपने थॉट्स, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ अ वर्बल और नॉन वर्बल बिहेवियर। आप वर्बल कम्युनिकेशन तो वर्ड से होती है, नॉन वर्बल मीन्स जो भी आप साइंस देते हैं, जैसे कि मान लीजिए जेस्चर्स हो गए, पोस्चर्स हो गए, बॉडी लैंग्वेज हो गई, आई कॉन्टैक्ट, हेड मूवमेंट्स, सब चीज़ों को आप ठीक से अपने प्रेजेंट कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं। आप अपने आप को एक्चुअली, इन ऑल आई वांट टू से, कि आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं।
वर्बल एंड नॉन वर्बल में जैसा मैंने आपको बताया, वर्बल मीन्स थ्रू वर्ड्स, जैसे कि मैं अभी आपको बता रही हूँ, वर्ड्स के थ्रू मैं अपनी बात को प्रेजेंट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ. नॉन वर्बल जैसे कि आप हेड मूवमेंट्स यूज़ करते हैं, सर हिलाना, नॉडिंग करना, हैंड का यूज़ करते हैं, जेस्चर, किस तरीके से बैठे हैं, पोस्चर्स आपके किस तरीके से मेंटेन रखते हैं आप, आपका ड्रेसिंग स्टाइल, ये सब नॉन वर्बल बिहेवियर कम्युनिकेशन है. क्योंकि आप वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बट फिर भी आप सामने वाले को कुछ ना कुछ मैसेज दे रहे हैं जिसका मीनिंग एक्सप्रेस किया जा सकता है. मैसेज से कई चीज़ें इंटेंड की जा सकती हैं. तो वी कैन से इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. So we need to express ourselves in the very right manner so that we can present ourselves in the very proper manner, in a very sincere manner. Next is to express opinions, desires, needs and fears also. हमें अपने opinions, अपने desires, needs, fears को भी एक्सप्रेस करना आना चाहिए. जैसे कि आप जब खुश हैं, फीलिंग्स को भी एक्सप्रेस करना आना चाहिए. अगर आप किसी की एडवाइस ले रहे हैं तो एडवाइस के ही फॉर्म में आपने उनसे लेना है, हेल्प ले रहे हैं तो उसी फॉर्म में आपको प्रेजेंट करना है. जिस भी इंटेंशन से आप उनसे वो बात कर रहे हैं, यानी कि सेंडर की जो इंटेंशन है वो रिसीवर को बिल्कुल उसी तरीके से परसीव होनी चाहिए जिस तरीके से उस सेंडर इंटेंशन दे रहा है. अपनी जो भी बात वो कहना चाह रहा है, उसकी इंटेंशंस क्या है उसके पीछे, सेम अगर लिसनर नहीं परसीव करता, दैट मीन्स कम्युनिकेशन फेल्स देयर. अगर इफ़ यू आर सेंडिंग सम रिक्वेस्ट या यू आर सेइंग रिक्वेस्ट आप कर रहे हैं उस जगह पे कि प्लीज़ ओपन द डोर, और वहीं आपने बहुत ज़्यादा रूड टोन में ओपन द डोर, यू हैव सेड इट लाइक दैट, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा फ़र्क आ जाएगा इन दोनों टोन्स में, क्योंकि रिक्वेस्ट नहीं, आप यहाँ पे ऑर्डर दे रहे हैं. यानी कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो पाया क्योंकि आपकी इंटेंशंस जो हैं वो लिसनर को क्लियर नहीं हुई, दैट यू आर रिक्वेस्टिंग और यू आर ऑर्डरिंग. तो एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन भी बहुत ज़रूरी है ताकि अपने आप को एक बेटर कम्युनिकेटर, एक बेटर स्पीकर प्रूव कर पाएँ आप. नाउ अबाउट एम्पथी की बात करें तो ये सब डील करता है हार्ट से. हार्ट में जहाँ मैंने बताया आपको फीलिंग्स की हम जहाँ बात करते हैं, इट इज़ एन एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट अदर्स. हम दूसरों को कितने अच्छे से समझते हैं, उनकी बातों को किस तरीके से एक्सेप्ट करते हैं. टू पुट वन सेल्फ इन अदर पर्सन शूज़, दूसरों की कमियाँ निकालना तो बहुत आसान है. ह्यूमन इज़ ऑलवेज फुल ऑफ फॉलीज, लेकिन किस तरीके से हम लोगों को एक्सेप्ट करते हैं अपनी लाइफ में, दैट्स द मेन थिंग. एम्पथी कितनी है, वी नीड टू लिसन अदर पीपल ऑल्सो. सिर्फ अपनी बात कहना कि ये गलत है और इस तरीके से नहीं होता. यू हैव टू पुट वन योर सेल्फ इन अदर पर्सन शूज ऑल्सो, कि इफ़ यू आर एट दैट पोजिशन, हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड एट दैट टाइम. तो ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ में गलतियाँ निकालना बहुत आसान है. एंड एवरीबडी इज़ फुल ऑफ फॉलीज, ह्यूमन इज़ ऑलवेज फुल ऑफ फॉलीज, नोबडी इज़ परफेक्ट. तो यही अंडरस्टैंड करना और एक्सेप्ट करना कि ये जो दूसरे की गलती है, किस तरीके से, अगर मान लीजिए वो इस पोजीशन में है और आप उस पोजीशन में होते तो आप किस तरीके से बिहेव करते, आपका क्या वहाँ पर रिस्पॉन्स रहता, ये जानना बहुत ज़रूरी है. तो यू नीड टू पुट योर सेल्फ इन अदर पर्सन शूज़ एट दैट टाइम. बींग नर्चरिंग एंड टॉलरेंट, नर्चरिंग केयरिंग होना बहुत ज़रूरी है, टॉलरेंट होना ज़रूरी है. हर समय एरोगेंट और इस तरीके का बिहेवियर फॉलो करना बहुत गलत हो जाता है, क्योंकि कई बारी सिचुएशंस जो हैं वो और ज़्यादा ख़राब होने लगती हैं. तो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन जैसी भी स्किल्स आपको आनी चाहिए, एंड फॉर दैट यू नीड एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ताकि आप टीम वर्क में जब काम कर रहे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए किस तरीके से यू कैन amicably resolve those conflicts in a better way. And you need to encourage a positive behavior towards people in need or difficulty. जिन लोगों को ज़रूरत है उनको आप टीम वर्क में, अगर आप अपने जो भी एम्प्लॉयज़ हैं या आपके सबॉर्डिनेट्स हैं, वहाँ आपको ज़रूरत है थोड़ा सा पॉजिटिव बिहेवियर कैरी करने की, या लाइफ में हर एक सिचुएशन में. ऐसा नहीं है कि लाइफ स्किल पर्टिकुलरली एक ही स्टेज ऑफ लाइफ के लिए चाहिए. वी नीड दीज लाइफ स्किल्स फॉर एवर. कोई भी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस है तो हमें वो उसे पॉजिटिव बिहेवियर के साथ किस तरीके से इंकरेज करना है, वो बहुत ज़रूरी है. इफ़ यू आर अ लीडर इन योर टीम, तो वहाँ आपको अपने सारे सबॉर्डिनेट्स की बात को सुनना ज़रूरी है, और उस डिफ़िकल्टी की सिचुएशन में जहाँ उनके बीच में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, वहाँ पे आप किस तरीके से उसे रिजॉल्व कर सकते हैं इन अ पॉजिटिव मैनर, इन एन एफर्मेटिव मैनर, ये कहलाती है एम्पैथी.
तो एम्पथी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. नाउ वी वर डिस्कसिंग अबाउट इंटरपर्सनल स्किल्स. इंटरपर्सनल स्किल्स भी टू बी एबल टू डेवलप एंड नर्चर सपोर्टिव नेटवर्क्स. जो भी सपोर्टिव नेटवर्क है उसे हम किस तरीके से डेवलप कर पाते हैं, नर्चर केयर कैसे कर पाते हैं, दैट्स कॉल्ड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स. टू बी एबल टू एंड रिलेशनशिप्स कंस्ट्रक्टिवली. अगर आप एम्प्लॉई के साथ अपना जो भी वर्क प्लेस है वो छोड़कर भी जा रहे हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप किस तरीके से उसे एंड अप करें. ये नहीं कि आपने बहुत ज़्यादा वायलेंट वे में उसे एंड अप कर रहे हैं. तो यू मस्ट लर्न हाउ टू एंड रिलेशनशिप्स कंस्ट्रक्टिवली, कि किस तरीके से एंड भी कर रहे हैं तो आप कंस्ट्रक्टिव, ताकि बाद में भी आपके ऑप्शंस खुले रहें. ऐसा ना हो कि इसके बाद जब आप उन्हें कभी देखें तो आप उन्हें इग्नोर करें या वो आपको इग्नोर करें. ऐसा नहीं होना चाहिए. कोई भी रिलेशनशिप जब एंड हो रही है, चाहे वो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की ही क्यों ना हो, आप छोड़कर दूसरे वर्क प्लेस पे जा रहे हैं, दूसरे जॉब के लिए जा रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि आप उसे बहुत ही डीकंस्ट्रक्टिव वे में एंड अप कर रहे हैं. यू शुड लर्न हाउ टू एंड रिलेशनशिप्स इन अ कंस्ट्रक्टिव वे. एंड इट ऑल्सो हेल्प्स टू रिलेट विद पीपल इन पॉजिटिव वेज. जैसा कि इंटरपर्सनल स्किल्स का मैंने आपको बताया, ये हमें ज़रूर पोजेस करने चाहिए कि हम किस तरीके से उनके साथ इफ़ेक्टिवली वर्क कर सकते हैं ताकि पॉजिटिव वे में लोगों को हेल्प कर सकें, रिलेट कर सकें लोगों के साथ. उसके लिए आपको हेल्पफुल होना ज़रूरी है. बी हेल्पफुल, रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स एमिकेबली, एम्पथी शो करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप ये देखें कि यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट पर्सन. उस इंसान को समझना भी ज़रूरी है. बी कॉर्डियल विद योर कलीग्स एंड मेट्स. ये सब चीज़ें अपनाना बहुत ज़रूरी है. ये कुछ टिप्स रहती हैं इंटरपर्सनल स्किल्स के लिए, जिससे कि आप अपने आसपास के लोगों पर एक पॉजिटिव जो है इम्प्रेशन दे सकते हैं और पॉजिटिव पर्सनालिटी, ऑप्टिमिस्टिक पर्सनालिटी कैरी कर सकते हैं. लिटिल बिट अबाउट नेगोशिएटिंग स्किल्स. नेगोशिएटिंग की बात करें तो इट अलाउज टू सॉल्व एन इशू, प्रॉब्लम और कॉन्फ्लिक्ट. मैंने जैसा आपको बताया कि इंटरपर्सनल स्किल्स में ही थोड़ा सा हम रिलेट कर लेते हैं इसको कि कैसे आप इशू, प्रॉब्लम और कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करते हैं. मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव वे में हर चीज़ को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है. तो नेगोशिएटिंग स्किल्स जब हम सीखते हैं, यानी कि मोल भाव करना, तो वी लर्न इट ऑल्सो हेल्प्स अस टू सॉल्व एन इशू, प्रॉब्लम और कॉन्फ्लिक्ट इन द एमिएबल वे. सो इशू या प्रॉब्लम को सॉल्व करना इन अ डीकंस्ट्रक्टिव वे, इट्स वेरी रॉन्ग. तो नेगोशिएटिंग स्किल्स हमें यही सिखाता है कि हम किस तरीके से उसे कंस्ट्रक्टिव वे में, पॉजिटिव वे में एंड कर सकते हैं और किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं एमिकेबली वो पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट, बिना गुस्सा किए, बिना इंटिमिडेशन, इन सबॉर्डिनेशन, एग्रेसिव फोर्स या बिहेवियर के आपको सॉल्व करते हैं जब उस चीज़ को आप, तो वही नेगोशिएटिंग स्किल्स है. अगर आपने ज़बरदस्ती आज अपने एम्प्लॉई से ज़बरदस्ती वो काम करा लिया एंड इफ़ ही और शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन डूइंग दैट, आप उसे सही तरीके से पॉजिटिव वे में नहीं करवा पाए, तो इट विल नॉट लीड टू लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स. ऑटोमेटिकली इट विल ब्रेक द रिलेशनशिप फॉर द फ्यूचर. क्योंकि उस समय तो वो हो सकता है एम्प्लॉई येस कर दे या वो काम कर भी दे, तो ऑटोमेटिकली वहाँ से आपका लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का जो था वो बिल्कुल फिनिश हो जाएगा. तो इसीलिए आपको नेगोशिएटिंग स्किल्स, मोल भाव करना बहुत ज़रूरी है, एंड दैट टू इन अ वेरी पॉजिटिव वे. नेगोशिएट एज सुन एज पॉसिबल फॉर कम्युनिकेशन. जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करिए, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट को ज़्यादा अगर आप डीले कर रहे हैं तो वहाँ पर वो कॉन्फ्लिक्ट्स और भी ज़्यादा बैड शेप में आ सकते हैं. तो यू नीड टू डील कंस्ट्रक्टिवली विद प्रॉब्लम्स एंड नेगोशिएट विद दोज प्रॉब्लम्स एज सुन एज पॉसिबल फॉर द बेटर कम्युनिकेशन. प्रॉब्लम्स इज़ लेफ्ट अनरिजॉल्व्ड, मेंटल एंड फिजिकल स्ट्रेस. आप जानते हैं कि अगर प्रॉब्लम्स इस तरीके के अनरिजॉल्व रह जाते हैं और नहीं हो पाते सॉल्व, तो चाहे कोई भी हो वहाँ पर मेंटल एंड फिजिकल स्ट्रेस ऑटोमेटिकली आ जाता है एंड ऑटोमेटिकली इट विल लीड टू मैनी हेल्थ प्रॉब्लम्स. और वहीं से इसका मतलब हम अपने लाइफ में सही तरीके से इन लाइफ स्किल मॉडल्स को, जो भी हमने ट्रेड्स पढ़े, उन्हें सही तरीके से इन्वॉल्व नहीं कर पा रहे हैं. दैट्स वाई वी फेल इन accommodating एंड वी फेल इन नेगोशिएटिंग स्किल्स. वहीं से ये मेंटल एंड फिजिकल स्ट्रेस स्टार्ट हो जाता है एंड कोप अप नहीं कर पाते हम उन स्ट्रेस से, जिसकी वजह से अगेन वी बिकम पेसिमिस्टिक और इस टाइप की पर्सनालिटी हम डेवलप कर लेते हैं.
इनफैक्ट जैसा हमने पढ़ा कि पर्सनालिटी को डेवलप होना बहुत ज़रूरी है फॉर आर फ्यूचर एंड करियर सक्सेस, बिकॉज एज आई सेड अर्लियर ऑल्सो, फ्यूचर इस तरीके के लोग जो वेल डेवलप पर्सनालिटीज़ हैं, दे आर हाईली वैल्यूड इन सोशल सर्कल्स एंड कॉर्पोरेट वर्ल्ड. तो इसीलिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वेल ग्रूम पर्सनालिटी आपकी होनी चाहिए. जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सारी पर्सनालिटीज़ हैं, बहुत फेमस पर्सनालिटीज़ हैं, हम उन्हें क्यों अडोर करते हैं? बिकॉज वो ये सब चीज़ें सही तरीके से इन्वॉल्व करना जानते हैं अपनी लाइफ में, एंड दे आर वेरी सक्सेसफुल. दे नो हाउ टू लिव द लाइफ टू द फुलेस्ट. नाउ वील डिस्कस more about the life skills in the part 3 of this session. Thank you.